हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटर सेतु। आज के इस वीडियो में हम लोग मीटर सेतु पर चर्चा करेंगे कि मीटर सेतु क्या होता है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु, अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो मीटर सेतु का जो सिद्धांत है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी अगर आपको मीटर सेतु के बारे में पढ़ना है तो आपको व्हीटस्टोन सेतु को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और व्हीटस्टोन सेतु किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित जो ये उपकरण है मीटर सेतु, ये हम उपयोग में लाते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु और जो ये आपका मीटर सेतु होता है ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित है। इसीलिए आपको मीटर सेतु को पढ़ने से पहले व्हीटस्टोन सेतु का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मीटर सेतु की बात करें तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यानी कुल मिलाकर के सीधी सी बात की जाए तो अज्ञात प्रतिरोध, आपको कोई प्रतिरोध दे दिया जाए जिसमें आपको उस प्रतिरोध का वैल्यू ना ज्ञात हो तो आप मीटर सेतु की सहायता से उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु में हमने पढ़ा था कि अगर ये जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा है, ये है व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ पे आप देखिए तो चार प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, R1, R2, R3 और R4। हमने आपको व्हीटस्टोन सेतु में बताया था कि यदि ये जो आपका B से D है, BD जो है जहाँ पे हमने R5 लगाया है, इस वायर में अगर धारा का मान शून्य होता है, यदि BD में धारा का मान शून्य होता है तो हमने पढ़ा है कि R1 बटे R2 जो होता है ये बराबर होता है R3 बटे R4 के। ये है व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिरोधों के अनुपातों का सूत्र। तो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक उपकरण बनाएंगे। उसी उपकरण को हम लोग मीटर सेतु कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीटर सेतु की संरचना। मीटर सेतु की संरचना की बात करें तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपली 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 1 मीटर का तार बना लेते हैं। ये मान लीजिए जो वायर है ये 1 मीटर का है, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं C। अगर आप व्हीटस्टोन नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि सेम जैसे आपका मीटर व्हीटस्टोन सेतु है ठीक उसी पर ही आधारित होता है हमारा मीटर सेतु। तो आपको व्हीटस्टोन सेतु अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये हमने क्या किया, 1 मीटर का तार ले लिया। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसको आप 1 मीटर बराबर आप लोग जानते हैं कि होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। और इसी तार से हम क्या करते हैं, 3 लकड़ी के टुकड़े लेते हैं। 2 लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं वो यल टाइप होते हैं, यानी यल आकार के होते हैं। और उसको हम जैसे कि अभी चित्र बनाएंगे इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको हम व्यवस्थित करते हैं। और यहां पर हम क्या करते हैं, एक स्क्रू लगा देते हैं। एक दूसरा टुकड़ा लेंगे इस प्रकार से, इसमें हम 3 स्क्रू लगाएंगे, 3 स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू का काम होता है वायर को कसने के लिए। और एक तीसरा टुकड़ा लेते हैं जिसको हम तार के C सिरे से जोड़ेंगे। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू का काम है कि इसमें हम लोग वायर को कस देते हैं। तो ये होता हमारा व्हीटस्टोन सेतु। अब इससे हम प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा A, इसको नाम दे देते हैं B, और ये सिरा हमारा क्या है, C है। यहां पर ये जो आपका A और B है, इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्रतिरोध लगाते हैं जिसका मान हमें पहले से ही ज्ञात हो। यानी यहां पे लिख लेंगे कि R1 जो है वो क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। तो यहां से हम क्या करते हैं, A और B के बीच हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं जिसको नाम देते हैं R1। ये हमें क्या है, ज्ञात है, इसका वैल्यू हमें पहले से मालूम है। और जो हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, यानी अगर पूछा जाए मीटर सेतु का काम क्या है, तो इसका काम है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि जो अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध मान लेते हैं क्या है, R3, और R3 का मान हमें ज्ञात करना। तो जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको हम जोड़ते हैं B और C के
मध्य, ये आपका बी है, ये है सी, इसके मध्य में हम क्या करते हैं R3 को ऐड कर देते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो लकड़ी का आपको L टाइप और ये एक सीधा और ये दूसरा L टाइप आपको टुकड़ा दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है, धातु की प्लेटें लगी होती है, यानी इसके अंदर से क्या होती है, धातु की प्लेटें होती है, जिससे धारा जो है ए से बिंदु इस यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ से बिंदु बी तक, और इस प्रकार से यहाँ से क्या होता है, ये इसके अंदर धातु की प्लेट होती है, जिसके कारण इसके अंदर धारा जो है आसानी से प्रवाहित होती है। तो इतना आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद जो ये हमारा वायर है, ये जो हमने तार 1 मीटर का लिया है, इसी से सटा हुआ हम क्या करते हैं, एक स्केल लगा देते हैं। इसी से सटा हुआ क्या करते हैं हम लोग, एक स्केल लगाते हैं। स्केल का काम क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। 1 मीटर का वायर है तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर का स्केल भी लेंगे, जो कि आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस पे आपके छोटे छोटे सेंटीमीटर में मान जो है दर्शाए गए होते हैं। टोटल मान आपको मालूम होना चाहिए, 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद इसमें हम लोग करते क्या है, ये तो हो गया इसकी पूरी बनावट, इसकी संरचना अगर पूछी जाए तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें अब हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज, कुछ वोल्टेज की मान लेते हैं V वोल्टेज की क्या करते हैं हम, इसमें बैटरी को ऐड कर देते हैं। क्योंकि आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो आपको बैटरी इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में हमने एक बैटरी को जोड़ा था, तो मान लेते हैं V वोल्ट की क्या है, इसमें एक बैटरी हमने ऐड कर दी। अब बैटरी ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगी, इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। और इसी के साथ साथ आपका जो ये बी का बीच वाला सिरा है, इसमें हम क्या करते हैं, एक वायर के द्वारा एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा के मान को बताना। 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है कि किस उपकरण से हम लोग धारा को मापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, धारा को मापते हैं। और ये जो हमारा धारा है, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका जो दूसरा सिरा होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक जॉकी से जोड़ देते हैं, जिसको हिंदी में सर्पी कुंजी कहते हैं। जॉकी क्या होती है, एक पेननुमा संरचना होती है, जैसे कि आपको ये मार्कर दिख रहा है। इसके अंदर क्या होती है, वायर होता है, इसके अंदर धात्विक चालक होता है, पीछे एक स्क्रू लगा होता है, उसमें हम लोग तार को लगा करके कस देते हैं, और इस जाकी को हम इस पूरे वायर पर इधर से उधर क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल कि हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात कैसे करते हैं। अगर आप इस संरचना को देखें और ये जो व्हीट स्टोन है, तो ये दोनों की संरचना क्या एकदम से सेम है। कैसे, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो A और B इन दोनों के बीच में प्रतिरोध R1 हमने लगाया है। यहाँ पर भी देखिए A और B इन दोनों के बीच में प्रतिरोध हमने R1 लगाया है। इसी प्रकार B और C के बीच देखिए तो हमने प्रतिरोध R3 जो कि अज्ञात है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो B और C के बीच हमने प्रतिरोध R3 लगाया है। अब यहाँ पर देखिए तो एक पॉइंट ऐसा है बिंदु D। अब ये D जो है ये आपको इस वायर पर खोजना है। अब इसमें आपको गैल्वेनोमीटर की सहायता लेनी है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से कैसे हम क्या ज्ञात करेंगे, आप ये जो जॉकी का दूसरा सिरा है, इसी जब यहाँ पर इसको हम ऑन कर देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और आपको इस वायर जो हमारा ये AC वायर है, इसमें आपको एक ऐसा बिंदु खोजना है जिसमें ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें धारा का मान 0 दिखाए, यानी 0 प्रदर्शित हो। क्योंकि आपने पढ़ा है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 तभी होता है जब R5 में ये जो आपका BD है इसमें धारा का मान 0 दिखाता है। तो आप क्या करेंगे, इस जॉकी को बार बार, जैसे अगर हम इस पॉइंट पर टच कराते हैं इस पॉइंट पर, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसे गोलानुमा संरचना होती है, इसमें एक सुई होती है। ये क्या होता है, जब हम इस वायर को मान लीजिए इसको हम क्या कीजिए बिंदु A से टच कराते हैं तो यहाँ पर जो विक्षेप है वो क्या होता है, इस तरफ बाईं तरफ हो जाता है। अगर इसी वायर को हम क्या करते हैं बिंदु C पर, तो इसमें विक्षेप जो है दाईं तरफ होता है। यानी अगर आप देखिए तो इस पर बाईं तरफ, इस पर दाईं तरफ सुई में विक्षेप होता है। तो कहीं ना कहीं इस बिंदु A और C के मध्य में इस वायर में जब आप क्या करेंगे, इसी जाकी को उठा करके बार बार इधर उधर टच कराएंगे तो एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर ये जो विक्षेप है ये क्या होगा, 0 होगा। 0 विक्षेप का मतलब कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने उस पॉइंट को खोज किया, बहुत मेहनत की, और हमने क्या किया, इस वायर से उस पॉइंट को खोज लिया जहां पर गैल्वेनोमीटर में यानी I का मान 0 दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से समझ सकते हैं, वो एक गोलनुमा संरचना होती है। यहां पर हम क्या करते हैं, अगर I का मान 0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो आपका BD है यही पॉइंट मान लेते हैं। हमने बहुत खोजा तो एक पॉइंट हमें यहां से मिला, और इसी पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं D, और ये जो D है ये हो जाएगा AD। अब इसका ये जो तार है, तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, तो उस तार के प्रतिरोध को हम लोग मान लेते हैं। यहां पर लिखेंगे माना
एसी तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध बराबर यक्स। हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि आपको प्रतिरोध मालूम नहीं है। अब प्रतिरोध का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये एकांक तार का ये जो हमारा एसी तार है, इसकी एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो स्मॉल एक्स है। अब अगर हमें मालूम है एकांक लंबाई का, तो आप इस पूरे लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हमने मान लीजिए कि जो ये बिंदु हमने डी खोजा है, ये बिंदु ए से इसकी जो दूरी है वो है स्मॉल यल। अगर ये दूरी स्मॉल यल है तो इस एडी लंबाई का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, यहां पे लिखेंगे अतः स्मॉल यल लंबाई के तार का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, आप एक्स से क्या करिए उसमें गुणा कर दिए एक्स एल। कैसे, अगर आपसे कहा जाए कि एक पेन की कीमत 2 रुपया है, तो आपसे पूछा जाए कि 10 पेन की कीमत बताइए, तो आप क्या करेंगे 2 से 10 में गुणा कर देंगे, आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने कह दिया कि इस तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल एक्स है, तो यल लंबाई का प्रतिरोध आपका क्या होगा, एल से एक्स में गुणा कर देंगे, हमें एक्स लंबाई का यल लंबाई का प्रतिरोध मिल जाएगा। अगर हमें यह मालूम है कि ये इतनी दूरी स्मॉल यल है, तो इतनी वाली जो बची वाली दूरी होगी ये हो जाएगी 100 माइनस यल। ये कैसे होगी, तो हमने पहले ही बताया कि ये जो पूरी लंबाई है ये 1 मीटर है, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर ये यल है तो इधर वाली जो लंबाई होगी वो 100 माइनस यल हो जाएगी, यानी इस पूरे में से अगर हम इस यल को घटा देंगे तो ये वाला मान हमें मिल जाएगा। तो यहां से हमें स्मॉल यल लंबाई के तार का प्रतिरोध मिल गया एक्स इंटू यल, तथा यहां से ज्ञात करते हैं 100 माइनस यल लंबाई के तार का प्रतिरोध, इसको ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स, यानी एक्स से आपको सिंपली क्या करना, गुणा करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब फिर से क्या करते हैं हम, इसकी तुलना व्हीटस्टोन सेतु से करते हैं। अब देखिए ये R1 है, AB के बीच R1 है, B और C के बीच देखिए तो R3 है, B और C के बीच हमने R3 जोड़ा है। यहाँ पर देखिए B और D ये पॉइंट हमने खोजा, इसमें धारा 0 दिखा रहा है, इसमें भी धारा क्या होता है 0 ही रहता है, तभी आपका वो कंडीशन लगता है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये जो आप AD देख रहे हैं, AD की लंबाई स्मॉल यल है, इसका प्रतिरोध हमें पहले से मालूम है कितना है, XL है, तो आपको AD की जगह पे यल हो गया, तो AD की जगह पे हमने R2, यानी ये क्या है आपका R2 हो जाएगा। और ये जो DC है, ये जो DC है ये क्या R4 है, तो DC की जगह का प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया 100 माइनस यल इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा, हम जानते हैं कि R1 बटे R2। अब R2 की जगह पे क्या है, R2 की जगह पे आप लिखेंगे AD, तो AD का प्रतिरोध बराबर R3 बटे, और R4 की जगह पे हो जाएगा DC का प्रतिरोध, DC का प्रतिरोध। अब यहां से मान रखते हैं तो ये हो जाएगा R1 बटे AD का प्रतिरोध। AD का प्रतिरोध हमने ज्ञात किया है L लंबाई, AD क्या है यल लंबाई का प्रतिरोध क्या है XL, तो ये हो जाएगा XL बराबर, यहां पर देखिए तो ये जो R3 है, तो R3 तो आपको ज्ञात करना है, R1 का मान आपको पहले से मालूम रहेगा। यहाँ पे ये जो DC है, DC का प्रतिरोध क्या है 100 माइनस यल, तो यहाँ से हमने 100 माइनस यल लंबाई के तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया है 100 माइनस यल इंटू यक्स, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू यक्स। यहाँ से देखिए तो यक्स से यक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा R1 बटे यल इक्वल टू R3 बटे 100 माइनस यल। यहां तक सारी चीज समझ में आई होंगी। हमें ज्ञात क्या करना है, R3 का मान, क्योंकि हमने अज्ञात प्रतिरोध क्या क्या माना है R3, तो यहां से R3 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करिए, आप इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस यल और इंटू R1 अपान स्मॉल यल इक्वल टू R3। और इस सूत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मीटर सेतु। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।